कहानी की शुरुआत बेन नाम के एक फर्स्ट ऑफिसर से होती है। उसकी पत्नी उसे फोन पर घर लौट आने के लिए कह रही होती है। दोनों अपने बेटे की बीमारी की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुके थे। पत्नी कहती है कि तुम हर चीज से भागना बंद करो। उसी समय एयरपोर्ट पर डैन नाम का एक पैसेंजर खड़ा था। उसके चार्जिंग केबल में खराबी थी और उससे धुआं निकल रहा था। फिर भी वह अपना पावर बैंक लाल रंग के बैग में रख देता है। नियमों के मुताबिक ऐसा सामान चेक बैगेज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। आगे बढ़ते हुए बेन की मुलाकात कोरा नाम की एक छोटी लड़की से होती है। उसे फ्लाइट से बहुत डर लगता था। वह बेन से पूछती है, क्या आप कैप्टन हैं? बेन हंसकर कहता है, नहीं, मैं फर्स्ट ऑफिसर हूँ। इस पर कोरा तुरंत बोलती है, इतनी उम्र हो गई और अभी तक कैप्टन नहीं बने। बेन मुस्कुराकर जवाब देता है कि जिंदगी हमेशा सीधा रास्ता नहीं देती। कोरा अपने पिता सौतेली माँ और सौतेले भाई फिन के साथ सफर कर रही थी। उसकी असली माँ ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके कपड़ों में जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ था, जिसे कोरा अपने फोन से देख सकती थी। इसी बीच लापरवाही की वजह से डैन का लाल बैग बिना सही जांच के कार्गो में लोड कर दिया जाता है। यह फ्लाइट लॉस एंजलिस से शंघाई जा रही थी। प्लेन में कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी मौजूद थे। एक अमेरिकी खिलाड़ी चीनी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी टीम का कैप्टन अपने साथी का साथ देता है, लेकिन कोच बीच में आकर माफी मांग लेता है और मामला शांत कर देता है। इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम रिचर्ड था। प्लेन उड़ान भरता है और तभी हमें पता चलता है कि बेन पहले एयरफोर्स में था। उसने अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ हाथ उठा दिया था क्योंकि वह नियमों का सही पालन नहीं कर रहा था। इसी गलती की वजह से बेन अपनी नौकरी, पेंशन और सारे फायदे खो बैठा। अब वह एक छोटी एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर की नौकरी कर रहा था। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स प्लेयर लिली अपने कैप्टन सैम से पूछती है कि वह उसका लेटर पढ़ने से इतना डर क्यों रहा है। सैम कहता है कि वह डर नहीं रहा, बस चीन लौटने के बाद पढ़ेगा। फिर वह वॉशरूम की तरफ जाता है, जहां उसने लिली के लेटर्स अपने फोन कवर में छिपा कर रखे हुए। इधर कोरा का पिता उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कम से कम अपने भाई फिन के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो, लेकिन कोरा उसकी बात नहीं सुनती। उसे अपनी स्टेप मदर बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके पिता वॉशरूम चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी स्टेप मदर भी उनके पीछे चली जाती है। उसी समय कार्गो में पड़ा खराब चार्जिंग केबल अचानक चिंगारियां छोड़ने लगता है और वहाँ आग लग जाती है। फिन को अपने माता पिता दिखाई नहीं देते, तो वह कोरा से पूछता है कि वे कहाँ हैं। कोरा मजाक में कहती है कि वॉशरूम के पास एक पूल है और वे वहीं गए हैं। फिन वहाँ पहुँचता है, लेकिन गलती से दूसरे हिस्से में चला जाता है। वहाँ एक आदमी वीडियो गेम खेल रहा था। फिन उसके पास बैठकर उसके साथ खेलने लगता है। कॉकपिट में अचानक वार्निंग आती है। कार्गो कंपार्टमेंट में स्मोक और फायर डिटेक्ट हो चुकी थी। बेन तुरंत फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिव करता है, लेकिन सिस्टम सही तरह से काम नहीं करता। हालात बिगड़ते देखकर वह रेडियो पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगता है। उन्हें गुआम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नजदीक मिलता है, जो करीब 400 नॉटिकल माइल्स दूर था। इसी दौरान कोरा अपने पिता को कॉल करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। वहीं प्लेन के 2 क्रू मेंबर्स फायर एक्सटिंग्विशर लेकर कार्गो में पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग तेजी से फैलती है। जलता हुआ कंटेनर अपने बंधनों से छूट जाता है और आगे सरकते हुए कुछ सिल्डर्स से टकरा जाता है। इसके बाद प्लेन के अंदर तबाही मच जाती है। सिल्डर्स के फटते ही प्लेन के ढांचे में एक बड़ा छेद हो जाता है। सामान हवा में उड़ने लगता है और कई यात्रियों को चोट लगती है। इसी अफरा तफरी में लिली कोरा को पकड़कर सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। सभी यात्रियों के सामने ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कोरा के पिता और स्टेप मदर वॉशरूम में बेहोश पड़े हुए थे। उड़ता हुआ सामान कई लोगों को घायल कर देता है। इसी तरह कैप्टन रिचर्ड प्लेन को नीचे सुरक्षित ऊंचाई पर ले आता है। फिर वह अनाउंसमेंट करता है कि अब प्लेन सुरक्षित ऊंचाई पर है और लोग ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। इस बीच डैन अपनी सीट से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। उधर सैम वॉशरूम से निकलकर जल्दी से लिली के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोककर सीट पर बैठा देती है क्योंकि इस समय भागना खतरनाक था। डन वॉशरूम में बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी कार्गो में लगी आग और ज्यादा फैल जाती है। जलता हुआ कंटेनर इंजन से टकरा जाता है। इंजन बुरी तरह फट जाता है और प्लेन के साइड में एक और बड़ा छेद हो जाता है। कुछ यात्री सीधे बाहर गिरने लगते हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब फ्लाइट कंट्रोल्स जवाब देना बंद कर देते हैं। उस समय प्लेन खुले समुद्र के ऊपर था। थोड़ी ही देर में दूसरा इंजन भी आग पकड़ लेता है। अब प्लेन की पावर और रेडियो कम्युनिकेशन दोनों खत्म हो जाते हैं। हालात हाथ से निकलते देख बन तुरंत रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय करता है। शुक्र है कि इससे प्लेन के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा चालू हो जाते हैं और उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। प्लेन में मौजूद कोरा
अपने मम्मी पापा की तरफ भागने लगती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे पकड़कर रोक लेती है। उधर कैप्टन रिचर्ड फैसला करता है कि अब प्लेन को समुद्र में उतारना ही पड़ेगा। वह बेन से कहता है कि तुरंत फ्यूल बाहर निकालना शुरू करो। फिर वह सभी यात्रियों को अनाउंसमेंट करके इम्पैक्ट के लिए तैयार रहने को कहता है। सभी लोग डर के मारे अपनी सीटों पर झुक जाते हैं, लेकिन प्लेन बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। कॉकपिट में रिचर्ड और बेन लगातार बहस कर रहे थे कि इस हालत में लैंडिंग कैसे की जाए। बेन सलाह देता है कि प्लेन को मोड़कर समुद्र की लहरों के समानांतर उतारा जाए। दोनों मिलकर स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड बेन से कहता है कि अपनी सीट पूरी पीछे करो और हार्नेस कस कर बांध लो। पूरा प्लेन चीखों से गूंज रहा था। अगले ही पल प्लेन जोरदार टक्कर के साथ समुद्र से टकरा जाता है। पानी पर फिसलते हुए वह नीचे मौजूद चट्टानों से टकराता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि एक पंख टूटकर अलग हो जाता है और पूरा प्लेन पलट जाता है। फिर वह दो हिस्सों में टूट जाता है। हर तरफ पानी भरने लगता है और कई लोग उसी टक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ समय बाद समुद्र में प्लेन के टूटे हुए हिस्से और लाशें तैरती नजर आती हैं। बचे हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कॉकपिट में रिचर्ड बेहोश पड़ा था और पानी का दबाव लगातार कांच पर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट पेनी पूरे समय कोरा को पकड़े हुए थी। कोरा टूटे हुए प्लेन से बाहर का नजारा देखती है और समझती है कि प्लेन के 3 बड़े हिस्से अब एक दूसरे से काफी दूर जा चुके हैं। पेनी कोरा को वहीं रुकने के लिए कहती है और कॉकपिट में पहुंचती है, जहां बेन रिचर्ड को सीट से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी रिचर्ड को होश आ जाता है। वह बेन से कहता है कि क्रैश एग से सीट काटकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। उधर प्लेन के बीच वाले हिस्से में सैम को एहसास होता है कि लिली अपनी सीट पर नहीं है। आसपास मौजूद ज्यादातर लोग बुरी तरह घायल थे। सैम बार बार लिली का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। दूसरी तरफ प्लेन का आखिरी हिस्सा उल्टा होकर पानी में तैर रहा था। वहीं फिन एक आदमी के साथ मौजूद था और फ्लाइट अटेंडेंट जॉय भी उसके पास थी। इसी बीच लिली पानी में तैरते हुए प्लेन के टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था। कॉकपिट में बेन और पेनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड को बाहर नहीं निकाल पाते। ऊपर से कॉकपिट का कांच किसी भी पल टूट सकता था। बन समझ जाता है कि अगर वह रिचर्ड का पैर काटेगा तो वह खून बहने से मर जाएगा। तब रिचर्ड उसे कहता है कि दरवाजा बंद करके यहाँ से निकल जाओ, ताकि पानी सिर्फ कॉकपिट में ही रहे और बाकी हिस्से में न फैले। फिर वह बेन से कहता है, अब यह प्लेन तुम्हारा है, घर जाओ और अपने बेटे के साथ रहो। बेन वहाँ से निकलने लगता है तो रिचर्ड उसे ईएलटी चेक करने के लिए याद दिलाता है। बेन बाहर का हाल देखकर सन्न रह जाता है। प्लेन के आखिरी हिस्से में ज्यादातर लोग मर चुके थे और पूरा हिस्सा उल्टा होकर पानी में फंसा हुआ था। उसी समय वॉशरूम में फिन की माँ को होश आ जाता है। वह कोरा के पिता को भी जगाती है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं पानी तेज रफ्तार से अंदर घुस आता है। कॉकपिट में अकेला बैठा रिचर्ड अपने परिवार की तस्वीर को देख रहा था। तभी कांच टूट जाता है और समुद्र का पानी उसे भी अपने साथ ले जाता है। उधर आखिरी हिस्से में मौजूद एक बुजुर्ग महिला अभी भी जिंदा थी। उसे होश आ जाता है। सभी समझ जाते हैं कि पानी लगातार ऊपर आ रहा है, इसलिए उन्हें और ऊंची जगह पर जाना होगा। हर विमान में एक ईएलटी यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर होता है। ये डिवाइस प्लेन की लोकेशन भेजती है। इस समय वह प्लेन के बीच वाले हिस्से में था, यह देखने के लिए कि वह अपने आप एक्टिव हुआ या नहीं। बेन को वहां तक तैर कर जाना पड़ता। बेन फैसला करता है कि वह खुद जाएगा। वह लाइफ राफ्ट पेनी और कोरा के पास छोड़ देता है, लेकिन पेनी कहती है कि कोरा पहले एक प्रोफेशनल स्विमर थी। कोरा भी साथ चलने की जिद करती है क्योंकि वह अपने मम्मी पापा और भाई को ढूंढना चाहती थी। पेनी उसे समझाती है कि यहीं रुको और अपने जूतों का ध्यान रखना। इतना कहकर वह खुद पानी में उतर जाती है। पेनी के जाते ही कोरा समुद्र में शार्क्स देख लेती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर पेनी को चेतावनी देने लगती है, लेकिन पेनी उसकी बात सुन नहीं पाती। तभी बन राफ्ट को पानी में उतारता है और दोनों पेनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ प्लेन के आखिरी हिस्से में फंसे लोग सिर्फ एक एयर पॉकेट की वजह से जिंदा थे। अगर वे बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते तो पूरा हिस्सा डूब जाता और सभी मर जाते। उधर समुद्र में शार्क अब पेनी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसे दूर से कोरा की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन शब्द समझ नहीं आते। अगले ही पल शार्क हमला कर देती है। बेन पूरी कोशिश करता है कि पेनी को ऊपर खींच ले, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता। जिसके बाद शार्क उनकी राफ्ट पर भी हमला करती है। बेन एक चप्पू से उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे दूर भगा देता है। इसी दौरान प्लेन के बीच वाले हिस्से में मौजूद सभी लोग एक कोने में इकट्ठा हो जाते हैं। वजन एक तरफ आने से पूरा हिस्सा थोड़ा आगे खिसक जाता है। इसी बीच एक महिला फिसलकर पानी में गिर जाती है, लेकिन वह किसी तरह खुद को वापस ऊपर खींच लेती है। उधर उल्टे पड़े प्लेन वाले हिस्से में जोई मैट के घायल हाथ पर पट्टी बांध रही थी। सभी लोग मिलकर डरे हुए फिन को शांत करने
जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ प्लेन के बीच वाले हिस्से में सैम सभी से कहता है कि कुछ लोगों को वापस पानी की तरफ जाना होगा। का हिस्सा एक कोरल रीफ के ऊपर अटका हुआ है और अगर वजन कम नहीं किया गया तो यह कभी भी खिसक सकता है। लेकिन अमेरिकन प्लेयर हच उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है। दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि हच का कोच भी मानता है कि सैम सही कह रहा है। जेसी पानी वाली तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हच अब भी अड़ा रहता है। उधर लिली जिस टूटे हुए हिस्से पर थी वह धीरे धीरे दूर बहने लगता है। घायल पैर के बावजूद उसे पानी में उतरकर तैरना पड़ता है। काफी मुश्किल के बाद वह मिड सेक्शन तक पहुंच जाती है। सैम उसे देखकर राहत की सांस लेता है और दोनों मिलते हैं, लेकिन तभी एक शार्क अचानक कोच पर हमला कर देती है। जेसी उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वह भी शार्क का शिकार बन जाता है। यह देखकर हज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सारी गलती सैम पर डालने लगता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। तभी बेन वहां पहुंचता है और हज को खींचकर अलग कर देता है। उधर प्लेन के आखिरी हिस्से में जोई कहती है कि वह नीचे तैरकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती है, लेकिन मैट उसे रोक देता है। उसका हाथ टूटा हुआ था, फिर भी वह खुद जाने की जिद करता है। बेकी उसे मना करती है, मगर मैट नहीं मानता और एक हाथ के सहारे पानी में उतर जाता है। वह प्लेन के नीचे से रास्ता बनाते हुए आखिरकार सतह तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसे कोरा के पिता दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल एक शार्क उन पर हमला कर देती है और उन्हें निगल जाती है। यह देखकर मैट दहशत में चीखने लगता है। वापस मिड सेक्शन में बेन सबको बताता है कि वे लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं। प्लेन में कुल 223 लोग थे, लेकिन अब उसे मुश्किल से 30 लोग ही जिंदा नजर आ रहे थे। यहाँ कुछ लाइफ राफ्ट भी मौजूद थी। बन यल्टी यानी इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर को ढूंढना शुरू करता है। उधर कोरा अब भी अपने पापा को ढूंढने में लगी हुई थी। आखिरकार बैन यल्टी चालू कर देता है और उसे पकड़ने के लिए डैन को दे देता है। तभी दूसरी तरफ एक शार्क कोरा की तरफ बढ़ती है और बैन दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी एक राफ्ट बहकर दूर चली जाती है और मिड सेक्शन में फिर से पानी भरने लगता है। इसी अफरा तफरी में डैन के हाथ से यल्टी छूटकर समुद्र में गिर जाता है। उधर सैम एक सूटकेस का सहारा लेकर अलग तैर रहा था। उसके साथ बेहोश पड़ा हंच भी था। जब बेन डैन से यल्टी मांगता है तो डैन बताता है कि वह पानी में गिर चुका है। ऊपर से वह उल्टा बेन को ही सुनाने लगता है कि अगर वह इतना जरूरी था तो खुद पकड़ कर रखना चाहिए था। इसी दौरान कोरा दूर सैम को तैरते हुए देख लेती है। बेन समझ जाता है कि अब उन्हें भी बचाना पड़ेगा, लेकिन तभी चारों तरफ शार्क्स घूमती नजर आने लगती हैं। डैन वहां जाने से मना कर देता है। वह अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। गुस्से में वह बेन को मुक्का भी मार देता है और कहता है कि यह सब उसी की गलती से हुआ है। लेकिन बेन भी उसे जवाब में मुक्का मारता है और साफ कह देता है कि वे लोग वहां जाएंगे और डैन भी उसके साथ आएगा। कुछ देर बाद बेन और डैन सैम और हज तक पहुंच जाते हैं। शार्क्स लगभग उन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बेन सही समय पर दोनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ उल्टे पड़े प्लेन के हिस्से में अब और इंतजार करना नामुमकिन था। बेकी वहां से जाने से मना कर देती है। वह सिर्फ जोई से कहती है कि फिन को लेकर निकल जाओ। जोई वादा करती है कि वह वापस आएगी और फिर फिन को साथ लेकर आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें मैट की लाश दिखाई देती है। दोनों किसी तरह सतह तक पहुंच जाते हैं। पास ही एक बंद पड़ा लाइफ राफ्ट भी बहकर आ चुका था। उधर लिली अचानक आसमान में एक प्लेन देखती है। सभी लोग पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वह विमान उन्हें देख नहीं पाता और आगे निकल जाता है। इस बीच जोई राफ्ट खोल देती है। वह फिन को उसमें बैठाने ही वाली थी कि अचानक शार्क हमला कर देती है, लेकिन इत्तेफाक से शार्क्स आपस में ही लड़ने लगती हैं। मौका मिलते ही जोई फिन को राफ्ट में चढ़ा देती है और खुद भी किसी तरह ऊपर आ जाती है। उसके पैर से काफी खून बह रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वह बेहोश हो जाती है। अब फिन बिल्कुल अकेला था। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि राफ्ट नीचे से हिल रही है। वह नीचे झांक कर देखता है तो एक शार्क राफ्ट से टकराती है, फिर संतुलन खो देता है और राफ्ट के किनारे लटक जाता है। उधर उल्टे पड़े हिस्से में पानी अब बेकी की गर्दन तक पहुंच चुका था। उसे अपनी पोती की याद आने लगती है। वह भगवान से दुआ करती है कि उसकी पोती की जिंदगी खुशियों से भरी रहे। उसी समय आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो बचे हुए लोगों की तलाश कर रहा था। साथ ही एक चीनी फिशिंग शिप से भी संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि पास में एक प्लेन क्रैश हुआ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके बचाव के लिए पहुंचो। वहीं राफ्ट पर बैठे हज की नजर सैम पर पड़ती है, जो बार बार लिली को देख रहा था।
हज उससे कहता है कि जाकर अपने दिल की बात बता दो, लेकिन सैम कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी टीम का नियम है कि खिलाड़ी आपस में डेट नहीं कर सकते। इस पर हंस हंसते हुए कहता है कि ऐसे नियमों की परवाह आखिर करता ही कौन है। अब तक कोरा को समझ आ चुका था कि उसके परिवार के लोग शायद अब इस दुनिया में नहीं बचे। उसे अपने पिता की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि फिन का ध्यान रखना, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। आखिर फिन अभी सिर्फ 7 साल का बच्चा था। बैन उसे दिलासा देता है और बताता है कि उसका बेटा भी 7 साल का ही है। फिर वह अपने बेटे की एक पुरानी फोटो कोरा को दिखाता है। तभी दूर से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता दिखाई देता है। सभी लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू स्विमर नीचे उतारा जाता है, लेकिन बन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं नीचे मत आओ। मगर हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग उसकी चेतावनी नहीं समझ पाते। जैसे ही स्विमर पानी में उतरती है, उसी पल एक शार्क उस पर हमला कर देती है। उसे तुरंत ऊपर खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन शार्क उछलकर उसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। रस्सी अब भी उससे जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर घूमते हुए समुद्र में जा गिरता है। हेलीकॉप्टर के टकराने से उनकी राफ्ट भी पलट जाती है। लोग किसी तरह खुद को संभालते हैं और वापस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर खींचे जाते समय डैन एक फ्लाइट अटेंडेंट को धक्का दे देता है। वह सीधे पानी में गिरती है और अगले ही पल शार्क्स उसे घेर लेती है। उसी दौरान एक चीनी फिशिंग शिप वहां पहुंच जाती है। हालांकि जहाज उनके काफी पास नहीं आ सकता क्योंकि बीच में कोरल रीफ थी और पानी बहुत कम गहरा था। अब लोगों को खुद ही वहां तक पहुंचना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि राफ्ट में पैडल ही नहीं थे। तभी बेन को एहसास होता है कि कोरा राफ्ट पर नहीं है। वह दूर टूटे हुए प्लेन के एक हिस्से पर अकेली खड़ी थी। बेन बिना समय गंवाए उसकी तरफ तैरने लगता है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक शार्क भी आ रही थी। किसी तरह वह कोरा तक पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर कोरा मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपने डैडी के पास यहीं रहना चाहती है। बेन उसे समझाता है कि उन्हें बस थोड़ा सा रास्ता बदलना है। फिर वह कोरा को अपने शरीर से बांध लेता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चारों तरफ शार्क्स भरी हुई थी। यह देखकर चीनी मछुआरे एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे अपनी पकड़ी हुई सारी मछलियां समुद्र में फेंक देते हैं। मछलियों को देखकर शार्क्स का ध्यान उधर चला जाता है, लेकिन कुछ शार्क्स अब भी बेन और कोरा का पीछा कर रही थी। तभी बैन अपनी फ्लेयर गन निकालता है और एक शार्क पर फायर कर देता है। इससे बाकी शार्क्स भी दिशा बदल देती हैं और मछलियों की तरफ चली जाती हैं। उधर डैन को पानी में तैरता हुआ सिगरेट का पैकेट दिखाई देता है। वह उसे उठा लेता है और राफ्ट के किनारे बैठकर आराम से सिगरेट पीने लगता है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल एक शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे समुद्र में खींच ले जाती है। उसकी मौत पर किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार बाकी सभी लोग सुरक्षित बचा लिए जाते हैं, जिसके बाद सैम लिली से बात करता है। वह कहता है कि उसने उसका लेटर कभी नहीं पढ़ा और अब तो वह शायद समुद्र की गहराइयों में कहीं खो चुका होगा। लेकिन लिली मुस्कुराकर कहती है कि उसे पता है सैम ने वह लेटर पढ़ लिया था। वह सिर्फ नियमों की वजह से अपनी भावनाएं छुपा रहा था। यह सुनकर सैम धीरे से उसके माथे पर किस कर देता है। थोड़ी देर बाद बेन कोरा के पास आता है। तभी अचानक सभी लोगों के फोन में नेटवर्क आ जाता है। कोरा तुरंत बन का फोन मांगती है और फिन के जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन चेक करती है। लोकेशन मिलने के बाद सभी उस दिशा में बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक राफ्ट दिखाई देती है जिसमें जोई बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है। फिर वह अपने पास लेटे हुए फिन को दिखाती है। फिन को देखते ही कोरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। कोरा उससे माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि बेन का बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। बेन अपनी पत्नी को फोन करता है, फिर अपने बेटे से बात करता है और कहता है, मैं घर वापस आ रहा हूँ। और इसी भावुक पल के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।